वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके पिच से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। आपको जितना भी डाउट रहता है कि कौन से पिच पे कौन से गेंदबाज को लें, कौन से पिच पे कौन से बल्लेबाज को लें, इस पिच पे बल्लेबाज अच्छा करेंगे, इस पिच पे गेंदबाज अच्छा करेंगे, कौन सा पिच कैसा है, सब एक एक चीज़ बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि बैटिंग पिच कब बनता है, बॉलिंग पिच कब होता है, न्यूट्रल पिच कब होता है, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा पिच कैसे होता है, कौन सा पिच कैसा होता है, एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो पिच रिपोर्ट को रीड करने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। पिच रिपोर्ट रीड करने में आप महारत हासिल कर लेंगे। आप पिच रीड करने में गलती नहीं होगा। बिना समय बेकार किए चलिए शुरू करते हैं। बात करें पिच की तो पिच 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बैटिंग पिच। बात करें अगर बैटिंग पिच की तो बैटिंग पिच ऐसा होता है कि पिच पूरा सपाट रहता है। और बैटिंग पिच की एक खासियत और होती है, मोस्ट ऑफ द बैटिंग पिच जो रहती है उनकी बाउंड्रीज भी छोटी रहती हैं, इसीलिए वहाँ ज़्यादा रन भी बनते हैं और ऊपर से पिच सपाट रहती है। जैसे बैटिंग पिच का मैं सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको दूं तो वह है यम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का। पिच पूरा सपाट है, गेंद एकदम अच्छे हाइट पे बल्ले पे आती है, बिना रुके बिना फंसे। जब ये जान लीजिए कि बिना रुके और बिना फंसे गेंद बल्ले पे आ रही है, बल्लेबाज आसानी से मार दे रहा है, जरा सा बैट लगा रहा है, बॉल बाउंड्री पार हो जा रही है, जान लीजिए बैटिंग पिच है। बैटिंग पिच में ऐसा होता है कि बैट्समैन बहुत अच्छा करते हैं, बॉलर को दिक्कत होती है। बॉलर विकेट कब पाते हैं, या तो स्टार्टिंग में अगर जरा सा भी बॉल स्विंग हो गया तो विकेट पा जाएंगे, नहीं तो डेथ में विकेट पाते हैं। मिडिल ओवर में बैटिंग पिच पे बॉलर्स को विकेट मिलने का चांस कम रहता है। और आप सोच रहे हैं कि बैटिंग पिच पे बल्लेबाजों को ज़्यादा लेना चाहिए, गेंदबाजों को ज़्यादा लेना चाहिए। बैटिंग पिच की एक खासियत और बता दे रहा हूँ मैं आपको। अगर दो टीमें खेल रही हैं, एक टीम बहुत मजबूत है और दूसरी टीम थोड़ी कमजोर है, तभी भी आप ये मत सोच के चलिएगा कि कमजोर टीम कम रन बनाएगी। अगर बैटिंग पिच है तो कमजोर टीम भी रन बनाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जब इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था यम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, रोहित शर्मा जिसमें सेंचुरी मारे थे, उस मैच में अगर बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान ने भारत को बहुत अच्छा टक्कर दिया था। भारत ने तकरीबन 212 रन बनाए थे। अफगानिस्तान की टीम कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी लगभग अफगानिस्तान चेज कर ले गया था और मैच सुपर ओवर तक गया था। तो यही चीज़ है, अगर बैटिंग पिच है, कितनी भी कमजोर टीम है, एक दो बल्लेबाज तो उसके अच्छे करके ही जाएंगे। अगर टी20 मैच है तो हाफ सेंचुरी नहीं तो 30-40 रन जरूर बनाए जाएंगे, कितनी भी कमजोर टीम क्यों ना हो। इसलिए बैटिंग पिच पे आपको बैट्समैन को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि बॉलर्स को लेना चाहिए, नहीं, बैट्समैन को लेना चाहिए। और कौन से बैट्समैन को लेना चाहिए, मान लीजिए आप दो टीमों का मैच हो रहा है, मान लीजिए हो रहा है मुंबई वर्सेस आरसीबी। मुंबई पहले बैटिंग करने आ रही है और मुंबई के दोनों ओपनर चल गए, रोहित शर्मा और ईशान किशन चल गए, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस कर गए। और 3 नंबर पे आके सूर्य कुमार भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर गए। तो 4 नंबर पे तिलक वर्मा नहीं आएंगे, उसके बाद हार्ड हिटिंग करने वाला बैट्समैन आएगा। तो यही बात होता है। अगर बैटिंग पिच है और टॉप ऑर्डर चल गया, मतलब इसीलिए टॉप ऑर्डर मोस्टली चलता है क्योंकि बैटिंग पिच रहता है। तो आपको मान लीजिए दो मजबूत टीमों का मैच हो रहा है, एक कमजोर का हो रहा है, एक मजबूत का हो रहा है, ये मान के चलिए। मान लीजिए हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से और अफगानिस्तान से। एक एग्जाम्पल के लिए, अफगानिस्तान कमजोर नहीं लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के कंपेरिजन में कमजोर है। तो मान लीजिए हो रहा है बैटिंग पिच पर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच। पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आ रही है, टी20 मैच है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे नंबर के बैट्समैन को लीजिए और या तो 4 नंबर के बैट्समैन तक जाइए और एक फिनिशर को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में रन बन जाएंगे तो और रन बनाने के लिए टीमें बैटिंग में प्रमोशन दे सकती हैं। इसलिए बैटिंग पिच पे अगर आप स्टार्टिंग में विकेट का उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि विकेट नहीं गिरेगा, जो कि कम गिरता है, तो आप मान के चलिए कि 2-3 बैट्समैन बैटिंग साइड से जिसकी मजबूत हो और एक फिनिशर ले लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। और बॉलिंग टीम जो है उससे के केवल डेथ बॉलर्स को लीजिए जो डेथ में आएंगे। क्यों? क्योंकि डेथ पे ही ज़्यादा विकेट गिरने का चांस रहता है, क्योंकि बैट्समैन अटैक करने को देखता है, इसलिए डेथ में ज़्यादा विकेट गिर जाता है। तो बैटिंग पे ही सीनियर रहता है। और अगर अफगानिस्तानी बैटिंग करने आएगा इस केस में तो वो भी ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देगा। बहुत कम से कम 20-30 रन से ज़्यादा से नहीं हारेगा। ऐसा नहीं होगा 100 रन से हार जाए, 50 रन से हार जाए, ऐसा नहीं होगा, टक्कर देगा। तो ऐसे में अगर बैटिंग पिच है तो आप मान के चलिए 7-8 बैट्समैन आपको जरूर लेकर जाना है, दोनों टीमों का मिला के। बॉलर उन्हीं को लीजिए जो क्वालिटी बॉलर हो, जैसे कि जसप्रीत बुमराह वगैरह टाइप के। इनको हर पिच पे आप लेकर जाइए, किसी पिच पर ड्रॉप ना कीजिए। मोस्टली डेथ में आने वाले बॉलर्स को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि डेथ में अटैक करेंगे तो विकेट गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा। और बैटिंग पिच पे एक टाइप के बॉलर इफेक्टिव रहते हैं। ये टाइप के बॉलर हर पिच पे इफेक्टिव रहते हैं, चाहे बैटिंग पिच हो या बॉलिंग पिच हो या न्यूट्रल पिच हो। वो बॉलर होते हैं कटर और स्लोवर डालने वाले। अब आप सोच रहे होंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉलर कटर डालता है, कौन सा स्लोवर डालता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समय अपना देना होगा मैच देखने में। अगर मान लीजिए आईपीएल में ही आप ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं और रेगुलर मैच देख रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा पिच किस तरह बिहेव कर रहा है। इसका तो अंदाजा आपको हो ही जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कौन सा बॉलर कटर और स्लोवर का यूज ज़्यादा करता है। जैसे कि अभी शाम 3:30 बजे वाले मैच में मोहित शर्मा को मैंने कैप्टन किया था। क्यों कैप्टन किया था? क्योंकि मुझे पता था कि मोहित शर्मा डेथ में आएगा, स्लोवर कटर डालेगा, अच्छा विकेट लेकर जा सकता है। इसीलिए अगर आप रेगुलर मैच देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बॉलर स्लोअर और कटर बढ़िया डालता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। बात करें बॉलिंग पिच की तो बॉलिंग पिच पे एक चीज़ और मैं बता दूं, बैटिंग पिच पे आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो उसी बैट्समैन को कैप्टन करके जाइए जिसको मतलब सब लोगों ने किया, डिफॉल्ट कैप्टन को। क्यों? क्योंकि बैटिंग पे रहेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस करके चला जाएगा। इसीलिए और एक आधा बैट्समैन पे रिस्क लीजिएगा। बैटिंग पिच पे अगर आपको रिस्क लेना तो किसी ओपनर पे, कैप्टन वाइस कैप्टन पे जरूर रिस्क लीजिए। क्यों? क्योंकि बैटिंग पिच रहेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। अब बात करते हैं बॉलिंग पिच की तो बॉलिंग पिच पे सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बैट्समैन को आपको कभी कैप्टन नहीं करना। बॉलिंग पिच पे या तो आप बॉलिंग टीम के किसी डेथ बॉलर को कैप्टन कर दीजिए या तो किसी ऑलराउंडर को कैप्टन कर दीजिए जो 3-4 ओवर बॉलिंग करे और बैटिंग से 10-20 रन देकर जाए। बॉलिंग पिच पे कभी बैट्समैन को, बहुत रेयर बैट्समैन को कैप्टन आप कर सकते हैं, तो विराट कोहली टाइप की। क्यों? क्योंकि ये स्ट्राइक रोटेट करके खेलते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और बात करें बॉलिंग पिच पे ऐसा नहीं, बॉलिंग पिच ऐसा रहेगा शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का फुल्का रन बनेगा। बॉलिंग पिच पे आपको मोस्टली अगर बॉलिंग पिच है तो मेरा मानिए आप
स्टार्टिंग के ओपनर को ले लीजिए, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को ड्रॉप कर दीजिए। अगर कोई लप्पी वाला बैट्समैन है, अगर T20 मैच है तो कतई ओपनर्स पे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉलिंग पिच में मिडिल ओवर में ही पिच थोड़ा गड़बड़ करता है। क्योंकि स्पिन, अगर स्पिन मतलब स्पिन बॉलिंग पिच है तो बॉल टर्न होने लगेगा, पड़ के लो रहेगा, यही सब होने लगेगा, इसलिए मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन को दिक्कत होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं बॉलिंग पिच पे होता क्या है। बॉलिंग पिच पे यही होता है कि बॉल कभी कभी पड़ के बहुत लो हो जाती है, मतलब बहुत नीचे रह जाता है, और कभी कभी बहुत स्पिन हो जाता है, बहुत टर्न हो जाता है, कभी कभी बहुत रुक के आता है, इसलिए बैटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए दो टीमों का मैच है, अगर दोनों इक्वल टीमें हैं, मतलब बराबरी की मैच है, तभी भी ओपनर्स से ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए और दोनों टीम के बॉलर्स को लीजिए, और उस ऑलराउंडर को जरूर मत लीजिएगा जो बैटिंग और बॉलिंग से दोनों पॉइंट देता है, उसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर एक टीम मजबूत है, एक टीम कमजोर है, मान लीजिए मजबूत टीम पहले बैटिंग करने आ रही है, मान लीजिए मजबूत है, तो मैं मान लिया कि 160-170 रन बना दिए बॉलिंग पिच पे भी, तो आपको बॉलिंग पिच पे जो मजबूत टीम है उसके सभी बॉलर्स को लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि कौन सा बॉलर 3-4 विकेट लेकर चला जाए कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं रहेगा बैटिंग पिच पे कि कमजोर टीम के बैट्समैन चलेंगे, उसमें उस केस में कमजोर टीम के बैट्समैन नहीं चलेंगे, और उस केस में आपको मजबूत टीम जो रहेगी वो उसके 5-6 बॉलर को आपको लेकर जाना है। इसीलिए बॉलिंग पिच पे अगर कोई टीम मजबूत है तो एक तरफा मैच जीत जाती है। ऐसा नहीं होता कि बैटिंग पिच की तरह थोड़ा सा भी टक्कर दे दें, जैसे कि अफगानिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था। अगर वही मैच हुआ होता किसी दूसरे पिच पे, मान लीजिए चपाक के पिच पे हुआ होता चेन्नई के, इंडिया अगर उतना रन बना लेती तो अफगानिस्तान पक्का 120-30 पर ऑल आउट हो जाती। उस केस में इंडिया के 5-6 बॉलर आपके पास रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन सा बॉलर कौन सा विकेट, मतलब कौन सा बॉलर कितना विकेट लेकर चला जाए क्या पता। अब बात करते हैं न्यूट्रल पिच की। तो न्यूट्रल पिच ऐसा होता है भाई साहब, न्यूट्रल पिच ऐसा होता है जो बढ़िया करेगा वही बढ़िया पॉइंट देकर जाएगा, मतलब बढ़िया प्रदर्शन करेगा, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, यहाँ किसी के लिए कोई फेवर नहीं रहता। अगर बढ़िया बल्लेबाजी करें तो आप रन करेंगे, और न्यूट्रल पिच पे अगर आप सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको विकेट भी मिलेगा। इस पर ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल पिच आप उसको मान के चलिए जहाँ तो 60-70-80 रन बनते हैं, और अगर डिफेंड भी हो जा रहे हैं तो मान के चलिए न्यूट्रल पिच है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भारत में मौजूद कुछ पिचों के बारे में कि कौन सा पिच कैसा व्यवहार करता है, इससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ डाउट रह जा रहा है तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। बात करें चपाक की। चपाक मतलब चेन्नई का पिच, चेन्नई का होम ग्राउंड। अगर आप जरा सा भी मैच देखते होंगे तो आपको जरूर ये पता होगा कि चपाक चेन्नई का पिच ऐसा पिच है जो बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर्स को फेवर करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चपाक का पिच बढ़िया बैटिंग के लिए हो जाता है, तो ये पता करने के लिए आपको क्रिक बज पे पिच रिपोर्ट मिल जाएगा, या तो मैच शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट देख लीजिए तो आपको क्लियर पिच कैसा है। वैसे मोस्टली चपाक का पिच जो रहता है वो ऐसा व्यवहार करता है कि बैट्समैन को दिक्कत होती है खेलने में, बॉल फंस के आता है, रुक के आता है। इस केस में स्पिन ऑलराउंडर आपके लिए सबसे बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी हो जाता है चेन्नई चपाक पिच पे, जैसे कि हो गया रविंद्र जडेजा चपाक जैसे पिचों पे बहुत ही अच्छे चॉइस रहते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। क्यों? क्योंकि बॉलिंग से अगर 2-3 विकेट ले गए और बैटिंग से 10-20 रन बना गए तो बहुत बढ़िया पॉइंट देकर जाते हैं। और चपाक की पिच पे अगर स्लोवर कटर डालने वाला बॉलर है तो बहुत ज़्यादा सफल होगा। जैसे कि अगर आपको याद हो पहला मैच जो हुआ था आरसीबी और सीएसके का, मुस्तफिजुर रहमान स्लोवर कटर डालने वाला बॉलर था, 4 विकेट लेकर गया था। तो बॉलिंग पिच हो चाहे बैटिंग पिच हो, स्लोवर और कटर डालने वाला बॉलर हमेशा सफल रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और चपाक चेन्नई पे मैं आपको बता दिया हूँ कि ऑलराउंडर को ज़्यादा आप कैप्टन करके चाहिए, जो स्पिन ऑलराउंडर जैसे रविंद्र जडेजा टाइप के बॉलर हो गए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बात करें इकाना लखनऊ, तो एक समय में इकाना लखनऊ ऐसा ग्राउंड था कि आप इसको खेत मानते थे लोग। बॉल इतना टर्न होता था, इतना स्पिन होता था कि बैट्समैन को बैट लगाने का समय नहीं मिलता था। 120-30 रन बनता था, वो भी बनाने में डिफेंड करने में टीमों के हालत खराब हो जाते थे। लेकिन जब से रिनोवेशन हुआ है तब से न्यूट्रल पिच हो गया है, मतलब जो बढ़िया प्रदर्शन करता है वही जीतता है। ऐसा नहीं रहता कि पहले की तरह आई स्पिनर और पूरा ऑल आउट करके भाग गए। बात करें वानखेड़े पिच की, तो वानखेड़े का पिच ऐसा ये मान लीजिए बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ पे पेसर से ज़्यादा स्पिनर, पेसर से कम स्पिनर को हेल्प है। क्यों? क्योंकि पिच पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है और बॉल अंडर लाइट स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्विंग करता है 2-4 ओवर तक, उसके बाद बैटिंग पैराडाइज रन बनाए जाएगी। स्पिनर्स को इसीलिए ज़्यादा कुछ है नहीं इस पिच पे। और वानखेड़े मान के चलिए 180-90 एवरेज स्कोर हर मैच में आपको दिख जाता होगा अगर वानखेड़े में मैच हो रहा है तो। इस पिच पे स्पिनर्स को इसीलिए नहीं हेल्प है, मैं आपको रीजन बता दिया कि सपाट पिच है पूरा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है, तो जो बॉलर बाउंस का अच्छा यूज करता है वो विकेट लेकर चला जाता है। और बाकी कुछ बताने लायक है इस नहीं ग्राउंड के बारे में। और जैसा कि मैं आपको बता दिया, अगर पिच के बारे में सबसे एक्यूरेट आपको जानना है तो रोज मैच देखिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पिच कैसा व्यवहार कर रहा है। अब बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में, जो कि है गुजरात में, जहाँ फाइनल हुआ था, भूल तो नहीं गए आप, फाइनल वाला मैच याद होगा। यहाँ पे पिच मान के चलिए न्यूट्रल रहता है, कभी कभी बहुत रेयर केस में पिच थोड़ा स्लो हो जाता है, तो वहाँ पे भी कटर और स्लोवर और कटर डालने वाला बॉलर हमेशा सफल रहेगा चाहे जो हो जाए। जैसे हो गया मोहित शर्मा, मैंने पिछले मैच में कैप्टन उसको किया था, कारण आपको बता दिया क्यों कैप्टन किया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वही बात है, न्यूट्रल पिच है, चाहे स्पिनर हो चाहे पेसर हो, बढ़िया बॉलिंग अगर करेगा तो बढ़िया विकेट पाएगा। अगर बढ़िया बैटिंग कोई कर रहा है तो बढ़िया बैटिंग करके जाएगा। थोड़ी बाउंड्रीज बड़ी है इसलिए थोड़ा रन बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन बढ़िया पिच है बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए। बात करें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की। एम चिन्नास्वामी में अगर आप 10 मैच देख रही हैं, 10 मैच लगातार अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर 10 मैच आप लगातार देखे हो तो 200 से कम यहाँ अगर आप डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको डिफेंड करना है तो कम से कम 200 रन बना के जाइए। 200 रन आप डिफेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, 212 इंडिया जैसी मजबूत टीम नहीं डिफेंड कर पाई थी। हाँ, थोड़ा बॉलिंग कमजोर था, लेकिन फिर भी एम चिन्नास्वामी दबा रन बनते हैं। 60-65 मीटर की बाउंड्री रहती है, बैटिंग पिच रहता है, बॉल बैट पे बहुत अच्छे से आता है, एकदम दबा रन बनता है। चिन्नास्वामी इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड है और चपाक सबसे लोवेस्ट। चिन्नास्वामी में रन बनते हैं, चपाक में बहुत कम रन बनते हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया बैटिंग पिच पे कैसे कैसे क्या करना है। मान लीजिए आपको देखिए, अभी मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। अभी हुआ था KKR और
आरसीबी का मैच, उस मैच में अगर आपने गौर किया हो तो विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसलिए दिनेश कार्तिक पहले बैटिंग करने आ गया। वही मैं आपको बताया हूँ, आपको ओपनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करके जाना है अगर बैटिंग पिच है तो। और उधर से देखिए ओपनर नहीं बढ़िया किया था, अगले टीम से केकेआर से सुनील नारायण जैसे बैट्समैन बढ़िया प्रदर्शन करके चले गए थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटिंग पिच पे मोस्टली ओपनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि विदेश में कुछ पिचें कैसी रहती हैं। विदेश में पिचें ऐसी रहती हैं, आप ये मान के चलिए अगर कोई टीम है मतलब एशियन टीम है तो वहाँ पे थोड़ा स्पिनर्स को फेवर रहेगा। और बाहरी टीम है मतलब सेना कंट्री मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सब देशों में आपको पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगा, पिच से एक्स्ट्रा बाउंस रहेगा और स्टार्टिंग में बॉल स्विंग होगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत ग्राउंड और सबसे बढ़िया ग्राउंड, न्यूट्रल ग्राउंड कहीं रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पूरा पिच रहता है बढ़िया, बैटिंग बॉलिंग किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं रहता, न्यूट्रल पिच रहता है। थोड़े ग्राउंड बड़े रहते हैं, स्पिनर्स को कम हेल्प मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरा पिच हार्ड रहता है, पिच से थोड़ा बाउंस मिलता है, इसीलिए जो बॉलर बाउंस का अच्छा यूज़ करते हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं, और जो बॉलर बाउंस का यूज़ नहीं कर पाते हैं वो इफेक्टिव नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ एमसीजी का। एमसीजी का मतलब होता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली आपको बाउंड्री थोड़ी बड़ी दिखेंगी। स्पिनर उसी कैसे विकेट पाते हैं कि बैट्समैन अटैक करने को देखते हैं, लंबी बाउंड्री के कारण कैच आउट हो जाते हैं। बाकी स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे रहता नहीं है। आप बहुत रेयरली देखेंगे कि कोई स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2-3 विकेट पा गया, नहीं तो 1-2 विकेट से ज़्यादा कोई नहीं पाता है। उदाहरण देता हूँ एमसीजी। इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच हुआ होगा, आपको याद हो, मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा भी ओवरकास्ट कंडीशन है तो बॉल स्विंग करने लगता है। ओवरकास्ट कंडीशन कहीं भी हो तो बॉल स्विंग करने लगता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कहीं भी ओवरकास्ट कंडीशन है, बादल छाए हैं, हवा चल रही है तो बॉल डेफिनेटली स्विंग करेगी। उस केस में आपको ओपनर्स को ड्रॉप कर देना चाहिए और उस बॉल को कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहिए जो स्टार्टिंग और डेथ में दोनों में आए, तो वो आपके लिए अच्छा पॉइंट देकर जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। इंडिया के भी ओपनर फ्लॉप हुए थे, पाकिस्तान के भी ओपनर फ्लॉप हुए थे, और चला कौन था? विराट कोहली। मतलब जो मिडिल फेज में आया था। मिडिल फेज में बैटिंग करना यहाँ आसान हो जाता है, पिच से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा ग्राउंड माना जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड सबसे अच्छे ग्राउंड माने जाते हैं। और बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड का पूरे दुनिया में सबसे छोटा ग्राउंड कहीं है तो न्यूजीलैंड का। यहाँ दबा रन बनते हैं, 200 रन, 220 रन बनते भी हैं, 200 चेज भी हो जाते हैं। अगर आप कहीं भी देखिए न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है, तो आप मान के चलिए हाई स्कोरिंग वेन्यू ही आपको मिलेगा। यहाँ लो स्कोरिंग वेन्यू नहीं मिलती, 50-60 मीटर से लंबी बाउंड्री ही नहीं रहती यहाँ पे। बात करें साउथ अफ्रीका की, सबसे टफ कंडीशन अगर कहीं बैटिंग करने के लिए रहता है तो साउथ अफ्रीका में रहता है। ईजी भी रहता है और टफ भी रहता है। साउथ अफ्रीका में बैटिंग करना टफ स्टार्टिंग में रहता है। क्यों? क्योंकि पिच से एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, बॉल स्विंग भी होता है। अगर आप स्टार्टिंग ओवर अफ्रीका में सर्वाइव कर गए तो बीच के ओवर में आप दबा के रन बनाएंगे, यही सीन है। और आउटफील्ड भी बहुत तेज रहता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आउटफील्ड बहुत स्लो रहता है। अगर अफ्रीका में आप स्टार्टिंग में सर्वाइव कर गए तो आप मान के चलिए बैट्समैन बहुत बढ़िया रन बना के जाएगा। इंग्लैंड का भी सेम सीन ऑस्ट्रेलिया की तरह ही है, पिच से एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। इंग्लैंड का सबसे मेन रीजन क्या जानते हैं आप? इंग्लैंड में बराबर बारिश होता रहता है, इसलिए मोस्टली ओवरकास्ट कंडीशन रहता है तो बॉल स्टार्टिंग में अधिकतर स्विंग होता है, इसीलिए इंग्लैंड के पिचों पे थोड़ा बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। अगर धूप खिली है तो इंग्लैंड के पिच पे आप दबा के रन बनाएंगे। अगर आप देख रहे हैं पिच रिपोर्ट और बता रहा है कि वेदर एकदम क्लियर है, बारिश की कोई संभावना नहीं, तो आप मान के चलिए इंग्लैंड पे बैटिंग पिच से बनेगा। अब मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान के सभी ग्राउंड और एम चिन्ना स्वामी ग्राउंड मान लीजिए बराबर है। पाकिस्तान में भी एकदम सपाट पिच, रोड रहता है, दबाव बनता है, 200 रन, 220 रन, एक बार तो 260 रन शायद चेज भी हो गया था। पाकिस्तान में अगर मैच हो रहा था, आप मान के चलिए हाई स्कोरिंग ग्राउंड ही है। और सबसे टफ कंडीशन रहता है बांग्लादेश में। अगर बांग्लादेश में मैच हो रहा है, कितना भी मजबूत टीम क्यों ना रहे, हार के ही जाएगा, हार के जाएगा, बांग्लादेश से हार के जाएगा। आपको उम्मीद नहीं होगा क्योंकि इंडिया हारा है, ऑस्ट्रेलिया हारा है, न्यूजीलैंड तक हार के गया है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बॉल पड़ के स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है बांग्लादेश में बेसिकली। ऐसे साकिब अल हसन टाइप के ऑलराउंडर यहाँ पे बेस्ट कैप्टनसी चॉइस रहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉलिंग से 2-3 विकेट ले जाते हैं, बैटिंग से 10-20 रन बना जाते हैं, बहुत बढ़िया कैप्टनसी चॉइस हो जाते हैं। बांग्लादेश में अगर टी20 मैच हो रहा है तो 150-60 रन आप एवरेज मार के चलिए, इससे ज़्यादा बनते ही नहीं है और डिफेंड भी हो जाते हैं। सबसे टफ कंडीशन अगर कहीं रहता है बैटिंग के लिए, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे एंड हो, तो बांग्लादेश में ही है। बांग्लादेश में सबसे टफेस्ट कंडीशन रहता है। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बात। अगर कुछ डाउट है कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर सॉल्व कर दूंगा आपका डाउट। और हाँ, सबसे लास्ट बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, अगर आप पिच रिपोर्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं तो भैया मेरा मान कीजिए, आप मैच देखना कंटिन्यूसली शुरुआत कर दीजिए। अगर क्योंकि कुछ पाना है तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर मैच देखेंगे तो आप जान जाएंगे कौन सा पिच किस तरह बिहेव करता है। मैच देखिए और उस पिच रिपोर्ट देखिए मैच शुरू होने से पहले, इतना आप देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम टीम बनाने में एकदम बेहतर से बेहतरीन टीम बनाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर बैटिंग पिच है तो ओपनर्स को कैप्टन बनाइए, ओपनर्स को। अगर बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर को कैप्टन बनाइए। न्यूट्रल पिच है तो डिफॉल्ट चाहिए, जिसके साथ मन कर रहा है उसके साथ। और एक चीज़, हाँ, स्लोअर और कटर यूज करने वाले बॉलर हमेशा इफेक्टिव रहते हैं। इसका पता आपको तभी पता चलेगा कौन स्लोअर डालता है, कौन कटर डालता है, जब आप रेगुलर मैच देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।